नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। लेकिन आज सबसे पहले हम बात एक एक्सक्लूसिव खबर की करेंगे, वो है राइस एक्सपोर्ट को लेकर। वो खबर आ रही है कि चावल एक्सपोर्ट पर भी सरकार पाबंदी की तैयारी कर रही है। गेहूं और शुगर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बाद अब सरकार की राइस एक्सपोर्ट पर भी लिमिट लगाने की तैयारी है। इस पर जल्द फैसला हो सकता है। सरकार की कोशिश यही है कि हर जरूरी कमोडिटी की महंगाई कम हो, और इसलिए सरकार की जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। और एक अहम बैठक भी आज शाम 5 बजे होने वाली है, जिसमें कुछ अहम फैसले की भी संभावना लग रही है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें, महंगाई की, तो महंगाई कम करने के लिए सरकार की चौतरफा कोशिश है। इससे पहले भी हमने देखा कि महंगाई कम करने के लिए सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट बैन कर दिया था 14 मई को। कॉटन पर पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी खत्म किया जा चुका है। शुगर एक्सपोर्ट पर 1 जून से पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा क्रूड सोया तेल, सनफ्लावर ऑयल का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा हमने पहले देखा स्टील प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम एक्सपोर्ट टैक्स, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, और अब नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट पर पाबंदी की तैयारी चल रही है। एक एक्सक्लूसिव खबर हमें मिल रही है। लेकिन चलिए, तमाम मुद्दों पर बात होगी, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ सुधांशु पांडे हैं, केंद्रीय खाद्य सचिव है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि सरकार जिस तरह से एक्शन के मोड में है, और आज भी एक अहम बैठक होने वाली है, हालांकि बैठक में क्या होगा वो सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन सवाल ये है, क्या इन कदमों से क्या महंगाई का डर अब पीछे छूट गया? सुधांशु जी। देखिए, जो सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं और जो कल कदम उठाए गए हैं, जिसमें एडिबल ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के ऊपर ड्यूटी और एग्री से जीरो कर दिया गया है, और 20-20 लाख टन की 2 साल के लिए, जिससे कि पॉलिसी रिजीम में स्टेबिलिटी रहे और इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए। सरकार ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे कि प्राइस कूल डाउन हो। शुगर में भी हम हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इस बार करेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास देश के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो उपलब्ध रहेगी, जो हमारे फेस्टिव सीजन के दौरान, जो दिवाली दशहरे का सीजन होता है, जिस समय लो क्रशिंग होती है, वो पिछले साल का हमारा स्टॉक अवेलेबल होगा, और प्राइस जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। यानी सरकार लगातार हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगले 1 साल तक तो कम से कम महंगाई कम नहीं होने वाली है, जिस तरह से लगातार रूस यूक्रेन संकट बना हुआ है। सर, अब मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि सरकार के एक के बाद एक फैसले के बाद किसानों की आमदनी पर तो असर नहीं होगा, क्योंकि अगर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए हम एक्सपोर्ट अगर बैन करेंगे तो किसानों पर फिर से कम भाव पर बेचने का दबाव तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमएसपी के ऊपर ही इस बार किसानों को ज्यादातर कमोडिटी में भाव मिलेंगे। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से क्या आमदनी पर असर दिखेगा क्या? इस सवाल को थोड़ा संदर्भ में समझना जरूरी है। इस बार वीट की खरीद जो है सरकारी मंडियों में एमएसपी के ऊपर नहीं हुई। इसका सीधा मतलब है बहुत कम हुई, करीब 185 लाख टन की हमें उम्मीद है, 185 लाख मीट्रिक टन की, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 40 से 45% है। पिछले साल हमने करीब 433 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को एमएसपी से ऊपर दाम मिला है अपने फार्म गेट के ऊपर। इसलिए किसान, ये कहना कि किसान को फायदा नहीं हुआ है या किसान को नुकसान हुआ है, ये उचित नहीं होगा। हमने डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट को दोबारा बढ़ा दिया, और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ एडिशनल 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है। इसके मतलब अभी भी जो गेहूं का दाम है, जो किसानों के पास गेहूं है, वो एमएसपी के ऊपर ही है। तो किसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और किसानों के इंटरेस्ट को सरकार हर तरीके से देख रही है। ओके।
यानी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, कंज्यूमर्स के साथ किसानों को भी नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सर, अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि सरकार के कदमों के बाद क्या आपको लग रहा है कि रिटेल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, खास करके खाने के तेल की बात करें या फिर गेहूं की बात करें, शुगर की बात करें, तो क्या रिटेल में प्राइस का फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि हम अगर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अब खाने के तेल में आप कम कर दे रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन रिटेल में उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो क्या रिटेल में ग्राउंड पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है क्या, सुधांशु जी? गेहूं का दाम तो ऑलरेडी 1 से 1.5 रुपए जो होलसेल प्राइस है उसमें गिरावट आई है, और चीनी का दाम स्टेबल रहेगा। चीनी का दाम जो एक्स मिल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है, और जो रिटेल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है, और ऐसी ही उम्मीद है कि इसमें स्टेबिलिटी रहे, गिरावट आई है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सहायता मिल रही है। ओके, चलिए, लेकिन सर सरकार की जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो लगातार हर इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ सब्जियों के दाम, खास करके नींबू, टमाटर, आलू और कुछ फलों के दाम भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ टी कॉफी के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को काबू में रखने के लिए क्या कोई कदम उठाने की तैयारी चल रही है क्या सर? देखिए, सरकार की तरफ से जो कोशिश होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो आम जनता की बुनियादी कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान रखा जाए। बाकी चीज़ों के ऊपर मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, और जो जनरल फैक्टर्स हैं सप्लाई चेन के, वो उनको अफेक्ट करते हैं। तो सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को ऑलरेडी कम किया है, उसका असर फलों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और दाम में आपको उनमें भी नरमी नज़र आएगी। कुछ सब्जियों के दाम अभी सीजनल बढ़े हुए हैं, क्योंकि कुछ की मौसम की जो बारिश हुई है उससे कुछ फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में गर्मी के दिनों में कुछ सब्जियों के दाम जनरली बढ़ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हम उम्मीद करेंगे कि इन दामों में नरमी आएगी। ओके, शुक्रिया सुधांशु जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, और अहम मुद्दे पे अहम दिन, जब महंगाई पर इतना फोकस है और चौतरफा सरकार की कोशिश यही हो रही कि कैसे महंगाई को कम किया जाए, ऐसे दिन पर, ऐसे वक्त में, और आप लोगों की आज एक अहम बैठक भी है आज शाम, देखते हैं उस बैठक से क्या निकल कर आता है। शुक्रिया एक बार फिर से आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नॉन एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। कुणाल शाह है निर्मल बंग से, सुगंधा सचदेव है रेलिगेयर ब्रोकिंग से, और साथ ही ट्रेड बुल से भाविक पटेल है। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। और सबसे पहले अब आप लोगों से चर्चा होगी गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, लेकिन उस रेंज में भी आज कमजोरी है, निगेटिव बायसनेस दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी, मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में आपको थोड़ा बहुत और करेक्शन, गोल्ड ध्यान ओवरऑल तेजी का है, कोई लंबी गिरावट का जगह नहीं लग रही है। जो विश्व में हालात चल रहे हैं इसमें गोल्ड और सिल्वर में मंदी होने की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा बहुत डॉलर नीचे से रिबाउंड हुआ है, उसके चलते हुए एक तेजी का माहौल बना है। सो मेरी राय में गोल्ड अराउंड 50,600-650 के आसपास बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है 50,350 के नीचे जाएगा, और 51,000 के लेवल आपको फिर से ट्रेड करते देखने मिल सकते हैं। ओके, सुगंधा जी, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को आज के लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु। मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस स्लाइटली कंसोलिडेट करेंगे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो 1865 के लेवल पर प्राइसेस एक स्टेप फर्दर फेस कर रहे हैं, और वहीं हमने डॉलर इंडेक्स में भी 1 मंथ लो से एक रिबाउंड आते हुए देखा है। ये फैक्टर स्लाइटली गोल्ड के प्राइसेस को सप्रेस कर सकता है। फेड के मिनट्स भी देखें तो स्लाइटली हॉकिश है। फेड ने मेंटेन किया है कि वो आगे भी एग्रेसिव पेस से रेट हाइक कर सकते हैं, बट स्टिल अभी मार्केट ये प्राइसिंग कर रही है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ओनली, जो स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के लिए। सो मिक्स क्यूज निकल के आ रहे हैं। अभी मुझे लगता है आज इंट्राडे सेशन में स्लाइट सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। वी एडवाइज रहेगी 50,800 के लेवल्स पर सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेगी 51,000,
डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 50,500। हैविंग सेड, मुझे लगता है लोअर लेवल से दोबारा से गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी भी मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जो फेस कर रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल गोल्ड की डिमांड स्ट्रांग रहेगी। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन और फेड रेट हाइक का जो एनवायरनमेंट है, ये गोल्ड के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, बिकॉज फेड रेट हाइक से यूएस की इकोनॉमी और ग्लोबल ग्रोथ में काफी ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। सो ये फैक्टर काफी सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। इंट्राडे के लिए सेलिंग करें, बट ओवरऑल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 50,350 से 50,500 बाइंग एरिया रहेगा गोल्ड के लिए। करंट भाव पर 50,750 का जो ताजा भाव है, इस करंट भाव पर कोई कॉल है क्या आपके पास भाविक का भी? जी नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा अपसाइड अगर आता है गोल्ड अराउंड 50,850 के करीब, तो वहाँ पे जस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव शॉर्ट कर सकते हैं 50,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 51,000 का। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स भी देखें तो 104.80 से 102 का रिट्रेस हुआ है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी बहुत गोल्ड में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और यूएस फेड के मिनट्स भी पब्लिश हुए, उसमें भी है कि वो लोग अभी भी लग रहा है कि ये इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो वो लोग रेट हाइक एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स नेक्स्ट 2 मीटिंग्स पे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा गोल्ड में हेडविंड्स रहेगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव अराउंड 50,850 के करीब मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा। 50,600 एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ पे कवर कर सकते हैं और वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हालांकि कच्चा तेल कुणाल जी एक अपने रेंज के ऊपरी लेवल के आसपास ही $115 के आसपास टिका हुआ है कई 2-3 ट्रेडिंग डे से। क्या करना चाहिए क्रूड में आज? ये WTI मुझे नहीं लग रहा है $116 के ऊपर जाने वाला है नियर टर्म में, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल बुलिश रीजन, गैसोलीन का इन्वेंट्री कम है, डिस्टिलेट का इन्वेंट्री कम है, हीटिंग ऑयल का इन्वेंट्री कम है, यूएस में समर ड्राइविंग सीजन है, और जितनी भी इन्वेंट्री आ रही है और रशिया यूक्रेन से जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, सब तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ऑयल बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब है और टेपरिंग होने वाला है। सो ऑयल में मैं तेजी में नहीं हूँ, और मुझे लग रहा है इवन दो प्राइजेस नीचे भी नहीं जा रहा है, बट कभी ना कभी नेक्स्ट 10-15 दिन में बड़ा ब्रेकडाउन आ जाएगा। सो 86.20 86.30 में आप बेच सकते हो, 87.20 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो ट्रेडिंग के लिहाज से। और मुझे ऑयल लग रहा है धीरे धीरे 8,200 का भाव नेक्स्ट 15 दिन में 8,000 का भी भाव आ जाएगा, और इंट्राडे के लिहाज से 84.90 84.80 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी अगर 2 हफ्ते का व्यू है तो 8,200 8,500 भी, यानी जो करंट लेवल है वहां से 400 रुपए से 600 रुपए भी आपका अगर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बेचकर जा सकते हैं। सुगंधा जी, आप सहमत है कुणाल जी से? मैं स्लाइटली एग्री करूंगी। मुझे लगता है क्रूड के प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे, जहां डाउन साइड में अगर देखें तो 8400 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहीं हाई साइड में देखें तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द बुलिश फैक्टर्स प्राइसेस 86-80 लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है अभी जो स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स की रहेगी 8400 का लेवल जब तक होल्ड करता है। बट यस, जैसा कि कुणाल ने भी कहा, बहुत सारे फैक्टर्स बुलिश हैं। समर ड्राइविंग सीजन आ रहा है, जहां डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस है। क्रूड की सप्लाई ओवरऑल काफी ज्यादा टाइट है। यूएस की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में 5% तक कम हुई है। एसपीआर के रिजर्व्स भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30 ईयर लोज के आसपास चल रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स काफी बुलिश हैं, बट स्टिल प्राइसेस हायर साइड पे 86-80 लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहे। इंट्राडे के लिए सजेशन रहेगी कि 8500 के लेवल पर बाइंग करें, पर स्लाइटली कॉशियस रहें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 8400 के, हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 86-80। हैविंग सेड, अगर ये रेंज किसी भी साइड पे ब्रेक होती है, ईदर ऑन अगर हमें 8400 के नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली 8000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट जैसा कि फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है, अगर प्राइसेस 86-80 के ऊपर निकलते हैं तो 9000 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो अभी रेंज का ट्रेड रहेगा, ब्रेकआउट की वेट करें, तभी एक पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं मार्केट में। ओके, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रूड और नेचुरल गैस में क्या है भाविक? देखिए, क्रूड में मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा एक्सॉशन जरूर से आ रहा है, और इन्वेस्टर्स अगर देखें तो वो ज़्यादा फोकस रिसेशन पे कर रहे हैं रादर देन इन्वेंट्री ड्रॉडाउन। और अगर हम देखें तो यूएस में भी समर ड्राइविंग सीजन चल रही है, शंघाई में भी अभी ओपन होने वाला है, तो ये सब फैक्टर्स पॉजिटिव जो है वो इग्नोर करके इन्वेस्टर्स
अभी रिसेशन फियर्स पे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी वजह से ही हमें कहीं ना कहीं अपसाइड नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे अगर 8650 से 8660 के करीब आता है तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा। टारगेट रहेगा 8500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 8700 का। नेचुरल गैस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, $9 के ऊपर चल चुका है और बहुत वॉलेटिलिटी है, तो आई वुड सजेस्ट कि नेचुरल गैस में भी ट्रेड ना करना चाहिए क्योंकि वो हेडलाइन ही चेज कर रहा है। तो जब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस स्टेबल नहीं होते, दिन में 2 या 3% की मूवमेंट नहीं आती, तब तक एटलीस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, और वॉलेटिलिटी इतनी है तो ट्रेड ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि बेस मेटल्स में भी नरमी का ही रुख है। क्या लग रहा है मेटल का पूरा आउटलुक क्या है? अगर कोई यहाँ से कोई पिक निकल के आ रही है क्या कुणाल जी? जी मेरी राय में मेटल में ध्यान मंदी का है। जो ग्लोबल डेवलपमेंट चल रहे हैं उसमें मेटल आर पॉइज्ड टू गो डाउन क्वाइट शार्पली। और चाइना में भले एक स्टिमुलस पैकेज के कारण हमने थोड़ा बहुत बाउंस देखा है, बट द डायरेक्शनल व्यू इज बेरिश फ्रॉम हियर। और कॉपर आप मौजूदा स्तर पे भी बेच सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर फिर से है 740 तक के लेवल आ जाएंगे, थोड़ा लंबे लिहाज से, पोजिशनल लिहाज से। और इंट्राडे के लिहाज से आप अगर 767 में बेचते हो तो आपको 760 758 के लेवल दिखने मिल सकते हैं। सेम वे एल्यूमिनियम ऑल्सो मुझे कमजोर लग रहा है, 242 243 के लेवल्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। सो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए मेटल्स में, और फंडामेंटल आउटलुक कोई तेजी का नजर नहीं आ रहा है। यानी मेटल में भी इनको लग रहा है कि आपको बेचकर ही जाना चाहिए, और 2 टॉपिक इनकी तरफ से है। सुगंधा जी, आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट में ही पैसा बनेगा मेटल में, और अगर बेचना है तो क्या बेचे आज? विष्णु, मुझे लगता है कॉपर में सेलिंग करके चल सकते हैं। शंघाई में अगर देखिए तो लॉकडाउन रीओपन हो रहे हैं फ्रॉम जून 1, जिसकी वजह से मार्केट में हमने कुछ हद तक रीबाउंड आते हुए देखा, बट वही बीजिंग में केसेस बढ़ रहे हैं। सो चाइना इज प्लानिंग टू इम्पोज फर्दर कर्व्स इन बीजिंग, जहां से डिमांड पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। सो इसी वजह से मुझे लगता है बेस मेटल्स की प्राइसेस पे प्रेशर देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स में भी हमने कुछ हद तक रीबाउंड आते हुए देखा फ्रॉम 1 मंथ क्लोज। ये भी बेस मेटल्स की प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस कर रहा है। ग्लोबली भी देखें तो इक्विटीज में भी रिस्क अवर्जन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। सो कॉपर में मेरी सेलिंग के प्राइस रहेंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 769, स्टॉप्स रहेंगे 772, और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 764। जिंक में भी देखें तो हमने 327 के लेवल्स पर से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। सो जिंक में भी कुछ राइज मिलता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 322, सेलिंग करके चल सकते हैं। 324.5 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 318 फर्स्ट एंड देन 317 एज वेल इन कमिंग डेज। भाविक, आपकी तरफ से कोई एक टॉप ट्रेड बता दीजिए मेटल में आज। जी मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में ही बिग वाली करना चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेटा देखें तो यूएस और चाइना का दोनों का वीक है, और आईएमएफ ने भी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है वो भी डाउनग्रेड किया है 4.6 से 2.3%। तो आई थिंक कॉपर में सेल करके चलना चाहिए सेल ऑन राइज के, जहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 772 आता है तो 765 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 776 का। ओके, चलिए अब करेंसी मार्केट को लेकर आपका नजरिया कैसा है? कुणाल जी, क्या लग रहा है करेंसी में? हालांकि अब ये भी एक रेंज में अब एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, 7760 के आसपास है फिलहाल। आई थिंक बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए करेंसी में, और 7780 7790 शुड होल्ड। 78 के ऊपर फिलहाल नहीं जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 7740, सो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग लग रहा है। सो मेरी राय में बायर्स अगर किसी को ट्रेड करना है तो सेल का करना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा है अच्छा कूल ऑफ आ गया है ऑलरेडी। कैपिटल आउटफ्लो भी हो गए। सो सब चीज को इंडियन रूपी हैज विथस्टैंड ऑल द नेगेटिव न्यूज एंड इट इज नॉट गोइंग अबव 78। सो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। चलिए अब बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं। स्पाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हालांकि शुरुआती कमजोरी के बाद अब धीरे धीरे खरीदारी आ रही है। जीरा देखिए आधे % ऊपर है, धनिया हालांकि अभी भी कमजोर है, टर्मरिक में भी बाइंग आ रही है। स्पाइसेस में कुछ खरीदने का भी सही समय लग रहा है क्या भाविक? देखिए स्पाइसेस में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत और यहाँ से करेक्शन आ सकती है, क्योंकि इस बार अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो मानसून एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल हो सकता है, और अराइवल भी थोड़ा जल्दी है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े प्रेशर
है। हालांकि आज थोड़े बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं क्योंकि 3 दिन से हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। तो आई थिंक अभी भी मुझे टर्मरिक है वो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि अभी भी आउटलुक वीक ही है। तो अराउंड 7980 जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 7800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8120 का। ये टर्मरिक टॉपिक है सर। ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार में आज हल्की खरीदारी दिख रही है, 0.25% के आसपास की तेजी है ग्वार सीड और ग्वार गम। कहाँ ट्रेड करें आज? देखिए गुआर सीड में अभी भी अगर 3 दिन का चार्ट देखे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज के दिन अगर थोड़ा भी अपसाइड आता है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस काफ़ी है क्योंकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आउटलुक अभी भी वीक है। हालांकि हाँ थोड़ी बहुत आज रिकवरी दिख रही है, बट वही रिकवरी पे शॉर्ट करने के रिकमेंडेशन है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6030 के करीब आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा शॉर्ट के लिए। टारगेट रहेगा 5940 और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 6100 का। यानी ग्वार सीड जून कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं भाविक। इनको लगता है कि 6030 के लेवल पे आप इसे बेच सकते हैं। टारगेट है 5940 का, स्टॉप लॉस है 6100 रुपए का। शुक्रिया भाविक आपका, कुणाल जी आपका, सुगंधा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद